is the difference between start करा what is the difference between dissolution of firm and partnership firm? Dissolution of firm का मतलब क्या? तो लॉजिक से समझो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर चले गया, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या? पूरा के पूरा धंधा बंद हो जाना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर 2, पार्टनरशिप डिसोल्व होने से धंधा बंद नहीं होता, मगर फर्म डिसोल्व होने से धंधा ही बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पार्टनरशिप डिसोल्व होगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट खलास नहीं होगी, कंटिन्यू रहेंगे। जैसे रिटायर हो गया या डिसोल्व हो गया तो एक पार्टनर चले गया, तुम बच के चुके, मगर फर्म डिसोल्व होगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी लिखने बंद हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर पार्टनरशिप डिसोल्व होती है तो अकाउंट को सेटल करने की जरूरत नहीं है, मगर फर्म डिसोल्व होती है तो अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे, जो हमने जनरल एंट्री लिखी। पॉइंट नंबर 4, पार्टनरशिप फॉर्म वॉलेंटरी डिसोल्यूशन है कि पार्टनर अपनी इच्छा के अनुसार, मगर फर्म डिसोल्यूशन कौन सा है? कोर्ट के परमिशन के बिना एमसीपी मार सकता है। कोर्ट की परमिशन के बिना, कोर्ट की परमिशन के बिना तुम धंधे को डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिसोल्यूशन। ऐसा भी पूछ सकते हो 1 मार्क में। तो बिजनेस को डिसॉल्व करने की 2 मेथड है। नंबर 1 नॉर्मल डिसोल्यूशन, नंबर 2 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट नोटिस। तो नॉर्मल डिसोल्यूशन के अंदर 5 अलग अलग छोटे पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 बाय एग्रीमेंट, कि जब तुमने पार्टनरशिप फॉर्म चालू की थी तो उस समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट आप लोगों ने नक्की किया था कि भाई हम ये समय के बाद या इतने समय के बाद बंद कर देंगे, तो एग्रीमेंट के मुताबिक बंद करना, उसको बोलते हैं पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी लिखा था कि भाई ये काम खत्म हो जाएगा या तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो हम पार्टनरशिप के तौर पे से या तो बिजनेस फॉर्म के तौर पे से छुट्टी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 डिसोल्यूशन एज पर एक्ट। अगर तुम्हारा बिजनेस इलीगल हो जाता है डिसॉल्व करना पड़ेगा, कायदा बोलता है, एक्ट बोलता है। इसका पॉइंट नंबर 2, अगर एक इंसान को छोड़ के सब पार्टनर छोड़ के चले जाते तो भी कायदा बोलता है पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई। पॉइंट नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। अब सर्टन इवेंट में क्या होता है कि अगर तुमने कोई पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए की थी 5 साल 8 साल 10 साल, तो जैसे ही वो फिक्स टर्म खत्म हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 2 इफ एनी पार्टनरशिप इज कैरिड आउट फॉर स्पेसिफिक एम। आप कोई स्पेसिफिक मकसद के लिए भेजी हुए थे कि भाई हमारे अपार्टमेंट बनाना है या डैम बनाना है या कैनल बनाना है या पर्टिकुलर कुछ बनाना है, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये हुआ नॉर्मल डिसोल्यूशन। दूसरा आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर। कौन से कंडीशन में कोर्ट इंटरफियर हो सकता है? आपको एग्जाम के लिए मिनिमम 6 पॉइंट याद करने जरूरी है। नंबर 1 व्हेन पार्टनर बिकम अनसाउंड। अगर पार्टनर का दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, लूनाटिक हो जाता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 व्हेन पार्टनर बिकम परमानेंट इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। पार्टनर बिजनेस में काम करने के लिए रेडी नहीं होता, हमेशा नाटक करता है, नॉट केपेबल। पॉइंट नंबर 3 इफ एनी पार्टनर डूइंग एनी टाइप ऑफ मिसकंडक्ट। बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को अपोज काम करता है, कोई मिसकंडक्ट करता है तो भी तुम कोर्ट में जाके उसको निकाल दोगे। पॉइंट नंबर 4 अगर कोई पार्टनर विलफुली यानी जानबूझ के बिजनेस के टर्म्स को तोड़ता है तो तुम उसको कोर्ट में जाके निकाल दोगे। पॉइंट नंबर 5 अगर पार्टनर दूसरे पार्टनर की रजा के बिना, मंजूरी के बिना अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। याद रखना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, पार्टनर अपना हिस्सा अपनी वाइफ और बच्चों के नाम पे भी नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। पॉइंट नंबर 6 अगर तुम्हारा फर्म बहुत लंबे समय से लॉस कर रहा है तो भी आप बिजनेस बंद कर दोगे। एंड पॉइंट नंबर 7 एनी अदर रीज़न। इसके अलावा भी कोई रीज़न लगता है कोर्ट में जाने के साथ तो आप कोर्ट में जाओ। अब आता है लॉस ऑफ द फर्म। अगर तुम्हारे बिजनेस में लॉस है तो लॉस की भरपाई कैसी करोगे, ये भी पूछा जाता है।
तो इसके 4 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले बिजनेस का लॉस पे करने के लिए बिजनेस का प्रॉफिट इस्तेमाल किया जाएगा। प्रॉफिट इस्तेमाल करने के बाद भी लॉस की भरपाई नहीं होती तो पार्टनर अपनी कैपिटल से कुर्बानी देकर लॉस की भरपाई करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सर कैपिटल भी पूरा हो गया फिर भी जो कुछ लॉस का पेमेंट बाकी है तो वो संजोग में इस पर पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो लॉस का पेमेंट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं बचता तो कैपिटल नहीं बचती तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी करना। पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट। अब तुम पार्टनरशिप फॉर्म में धंधा बंद कर रहे हो, असेट बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो पार्टनर का पैसा अपने पास रख लेता है? नो, इसका भी एक लीगल स्टेप है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी धंधा बंद करने का खर्चा पे करना। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो थर्ड पार्टी का पेमेंट होगा, जैसे क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर, उनका पेमेंट होगा। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर की वाइफ की लोन का पेमेंट होगा अगर होगी तो। उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर अपनी कैपिटल में बांट लेंगे। अगर उसके बाद भी पैसा बचता है तो हम लोग एक सम करेगा छिल्ला अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में कितने पॉइंट हुए? 5। रियलाइजेशन एक्सपेंस, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उसकी बीवी की ने खुद की लोन, कैपिटल ने, उसके बाद बचा तो प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू सेल द असेट and to record the asset, या तो to pay the liability and to settle the liability, a particular account is prepared. That account is known as realization. जैसे एडमिशन रिटायर में रिवैल्यूएशन बनता है, मगर जब बिजनेस बंद करते हैं तो रियलाइजेशन। ये तुम्हारे क्वेश्चन है। अब ये 2 क्वेश्चन ऐसे 7-8 जो हर दूसरे साल पूछते बोर्ड वाले, हर दूसरे साल। तो तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हुए तो 99% 100 नहीं 90, 3 मार्क का क्वेश्चन ये दोनों में से 3 मार्क 100% नहीं बोलूँगा। पहले ये देखते हैं, हाउ विल यू डील विथ जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, प्रोविडेंट फंड रिजर्व, सबके बारे में एक लाइन है। तो ध्यान देना, पहला आता है जनरल रिजर्व, बराबर। तो अभी मैंने बताया रिजर्व क्या, ओनर का पैसा है। तो इसकी थियरी क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एंड दिस दे आर credited to जनरल रिजर्व, credited to कौन सा अकाउंट? जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। क्लियर? दे आर क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब एग्जाम में मैंने ये लिखाया मगर एग्जाम में भूल चूक से ही आ गया। सेम थियरी, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल। सर तुमने तो ये पढ़ा मगर एग्जाम में ये आ गया। सेम सर ये आ गया सेम। अब यहाँ क्या है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड इट इज डेबिटेड बाय पार्टनर कैपिटल। क्योंकि जनरल एंट्री में क्या होता था? बिल बनता है पार्टनर कैपिटल टू। क्लियर? अगर कुछ ना दिया हो तो ये ऊपर वाली लगी। जो छिल्ला आता है प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन फंड, ये क्या है? तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दे आर
दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता था, याद हो तो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो तो क्या लिखेंगे, एज द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दिस अमाउंट आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का पैसा। क्लियर, ये याद रखना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज में, ये भी तुम्हारे एक्सरसाइज में। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। 3 मार्क में आवे, 3 मार्क में आएगा, और झूला सिलेबस तो ये लेगा। 3 डिफरेंस है, याद रखना। चौथा डिफरेंस लिखिए भी मत, 3 मार्क के लिए 3 मार्क पूरे मिलेंगे। In first method, asset and liability are transferred to realization account. Asset and liability are transferred to asset and liability are point number 1. Point number 2, in first method, specific asset and liability account is not open. ये जो पैसा अपने कहाँ डालते हैं, रियलाइजेशन, इसके लिए इसका अकाउंट ओपन, specific respective asset and liability accounts are open. And last difference, whole amount of receipt and payment of asset and liability are debited or credited to realization account. पहले पॉइंट वही है कि रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं तो जितना भी पैसा आएगा क्या जाएगा, पूरा पैसा डेबिट या क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। मगर इसके अंदर क्या लिखना है, ये लर्न करना है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। समझ में आया? ये तुम्हारा चैप्टर 7 6 मार्क का, मैं तो बोलता हूँ 8 मार्क का ओवरव्यू। क्लियर?